हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आज़ाद हिंद फ़ौज के आखिरी सिपाही एहसान कादिर की दास्तान। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वो पाकिस्तान में इदारा शहरी दिफा के कमांडेंट थे। अखबारात के मुताले में गर्क रहते और अखबारों के इंतशारी तराशे जमा करते। जल्दी उन्होंने सियासी तकरीरें शुरू कर दी और सदर ममलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान को अपनी तनकीद का निशाना बनाने लगे। उनके अफसरान बाला ने उनकी रिपोर्ट तैयार करके सदर ममलिकत तक पहुंचाई तो फौजी आमर ने किसी कार्रवाई का हुक्म देने के बजाय फाइल पर सिर्फ इतना लिखा, उन्हें बोलने दो, किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। इदारा शहरी दिफा के इस कमांडेंट का नाम एहसान कादिर था। एहसान कादिर कौन थे, आइए जानते हैं। उसके लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। वो सर शेख अब्दुल कादिर के सबसे बड़े बेटे थे। वही सर शेख अब्दुल कादिर जिन्होंने सन 1901 में उर्दू का मशहूर अदबी जरीदा मखज़न जारी किया था। दुनियाई अदब में मखज़न को ये इत्तिहास हासिल हुआ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बेशतर नज़में पहली मर्तबा मखज़न ही में शाया हुई थी। अल्लामा इकबाल से सर शेख अब्दुल कादिर के रवाबत का हाल ये था कि उनके पहले उर्दू मजमुआ कलाम बान दरा का दिपाचा उन्होंने ही लिखा था। सर शेख अब्दुल कादिर के बेटों में एहसान कादिर, मंजूर कादिर और अल्ताफ़ कादिर मरूफ हुए। एहसान कादिर 12 सितंबर 1912 को पैदा हुए थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाने के बावजूद फ़ौज में शमूलियत को तरजीह दी और सन 1934 में इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। सन 1939 में जब दूसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ तो एहसान कादिर को मिलाया भेज दिया गया। इमदाद साबरी ने लिखा कि सन 1939 से सन 1941 के दौरान एहसान कादिर अंग्रेज़ी फ़ौज की तरफ से सिंगापुर में ही खिदमात अंजाम देते रहे और उस दौरान उनकी अहलिया भी उनके साथ थी। उनकी सबसे छोटी बेटी परवीन कादिर की पैदाइश भी सिंगापुर में हुई और जब जापान ने सिंगापुर में हमला किया तो उनकी अहलिया अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान वापस आ गई, मगर एहसान कादिर गायब हो गए। अहमद सलीम ने अपनी किताब तारीख का एक गुमशुदा वर्ग में लिखा है कि एहसान कादिर की अचानक गायब होने का दौरानिया वाज़ेह नहीं। क्या है कि वो सन 1941 के अवाखिर से 1942 की इब्तदाई चंद माह तक रूपोशी में रहे होंगे। अहमद सलीम इमदादी साबरी के हवाले से एहसान कादिर के मंजर आम पर आने के बाद पहली सरगर्मी की तारीख 3 फरवरी 1940 को करार देते हैं, जब उन्हें एहसान कादिर ने साइगो में जनरल मोहन सिंह के कायम करदा आज़ाद हिंद रेडियो को चलाने का काम सरअंजाम दिया था। वो मज़ीद लिखते हैं कि वो रेडियो से हिंदुस्तानी फ़ौजियों के पैगामात नशर करते थे, जिन्हें लाखों हिंदुस्तानी बड़े शौक़ से सुनते थे। बरतानवी हिंद के सरकार इस नशरियात को रोकने से कासिर थी, अलबत्ता उसने इन प्रोग्रामों को सुनना ममनू कर दे दिया था। इस पाबंदी के बावजूद इस रेडियो की नशरियात रोज़ बरोज़ मकबूल होती गई। यह पहले आज़ाद हिंद फ़ौज का दौर था। पहली आज़ाद हिंद फ़ौज की रहनुमा जनरल मोहन सिंह थे, जो पंजाब रेजिमेंट के एक कंपनी के कमांडर की हैसियत से जापानी फ़ौज के नरगे में आ गए थे। उन्होंने जापानियों के हाथों मरने के बजाय फैसला किया कि क्यों ना जापानियों की मदद से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ हुकूमत के खात्मे की जदोजहद की जाए। जापानियों ने उन्हें अपनी इमदाद का यकीन दिलाया। जनरल मोहन सिंह ने 15,000 हिंदुस्तानी जंगी कैदी जापान के हवाले किए, जिन्हें वो हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने पर आमदा कर चुके थे। जापान ने इन जंगी कैदियों का सरबराह जनरल मोहन सिंह को बनाया, मगर जल्द ही जनरल मोहन सिंह जापानियों के बग़्ज़ इक़दामात से भांप गए कि जापान उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल तो कर रहा है, मगर उन पर एतमाद नहीं कर रहा। जनरल मोहन सिंह ने उस पहली आज़ाद हिंद फ़ौज को तोड़ने का फ़ैसला किया।
जापानियों ने जनरल मोहन सिंह को गिरफ्तार करके सुमात्रा में नज़र बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के साथ उनके कायम करदा आज़ाद हिंद फौज टूट गई और उस फौज से मुतल्लिका तमाम दस्तावेज़ात नजर आतिश कर दिए गए। एहसान कादिर और दूसरे अफसरान इस सूरत हाल का मुशाहिदा करते रहे। जापानियों के साथ कशमकश के इस दौर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को मुंतशिर होने नहीं दिया, बल्कि उसकी दोबारा तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उनके साथियों में कर्नल भोंसले, कर्नल क्यानी, लोकनाथन और रास बिहारी बोस शामिल थे। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक आबदोज के जरिए टोक्यो पहुंच गए, जिनका इस्तकबाल करने वालों में जापानी वजीर आज़म भी शामिल थे। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के बागडोर संभालने पर आमादा किया। यूँ दूसरी आज़ाद हिंद फौज वजूद में आ गई। सुभाष चंद्र बोस की क़यादत संभालने से आज़ाद हिंद फौज की नस्ब इस्तेहकाम हासिल हो गया, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 में को आज़ाद हुकूमत हिंद के क़याम का ऐलान भी कर दिया गया, जिसे जापान, बर्मा और जर्मनी समेत 9 ममालिक ने तस्लीम कर लिया। 2 रोज़ बाद आज़ाद हुकूमत हिंद ने बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसके बाद उसका हेडक्वार्टर रंगून मुंतकिल कर दिया गया, जहां से हिंदुस्तान की सरहद पर हमला करने के मंसूबे बंदी शुरू कर दी गई। तारीखी हवालों के मुताबिक 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सरहद से हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, जहां 18 मार्च 1944 को उसने सूबा आसाम की कई मकामात पर कब्जा करके वहां आज़ाद हुकूमत हिंद का परचम लहरा दिया। मगर बदकिस्मती से यही वो ज़माना था जब बहरुल काहिल में जापानियों की पासपाई का आगाज़ हुआ। उनकी इस शिकस्त ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज के इमदाद से हाथ उठा लेने पर मजबूर कर दिया। 4 माह बाद 18 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज को भी पसपा होना पड़ा और उनके मफतूहा इलाकों पर दोबारा हिंदुस्तानी फौज का कब्ज़ा हो गया। 13 मई 1945 को बर्मा की दारुल हुकूमत रंगों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। यही वो शहर था जो आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर था। चुनाचा रंगों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होते ही आज़ाद हिंद फौज के अफसरों और सिपाहियों को भी हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा और वो जंगी कैदी बना लिए गए। सुभाष चंद्र बोस अपने चंद साथियों के साथ रंगून से फरार होने में कामयाब हो गए, मगर उनकी बदकिस्मती के 18 अगस्त 1945 जब वो साइगोन से जापान जा रहे थे तो रास्ते में ताइवान में ताई होको के एयरपोर्ट पर उनका तैयारा हादसे का शिकार हो गया और वो उस हादसे में हलाक हो गए। आज़ाद हिंद फौज के अफसरान और सिपाहियों को जंगी कैदी बनाकर हिंदुस्तान लाया गया, जहां 5 नवंबर 1945 उन पर मुकदमे का आगाज़ हुआ। मुंशी अब्दुल कदीर की किताब तारीख आज़ाद हिंद फौज के मुताबिक उन जंगी कैदियों में जनरल शाहनवाज खान, कैप्टन PK सहगुल और लेफ्टिनेंट GS ढेलन के नाम सर फहरिस्त थे। यह मुकदमा 31 दिसंबर 1945 तक जारी रहा और इस मुकदमे में उन अफसरान और सिपाहियों को मुख्तलिफ सज़ाएँ सुना दी गई, मगर चंद ही रोज़ बाद अवामी एहतजाज पर हुकूमत को अपना ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। रिहा होने वाले जंगी कैदियों में एहसान कादिर भी शामिल थे, मगर कैद के दौरान उन पर कुछ ऐसा मुबैना तशद्दुद किया कि उनके दिमागी हालत ख़राब हो गई। रिहाई के बाद उनके अहले खाना उन्हें लाहौर ले आई, जहां उनका इलाज किया गया और रफ्ता रफ्ता उनकी सेहत संभल गई। 26 अप्रैल 1946 को सर अब्दुल कादिर की रिहाइशगाह पर उनके एजाज़ में एक इस्तकबाल दिया गया। एहसान कादिर हिंदुस्तान की तकसीम के हामी नहीं थे। वो सुभाष चंद्र बोस के सिपाही थे और समझते थे कि हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इत्तेहाद की ज़रूरत है। सन 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम ने उन्हें शदीद मुतासिर किया, मगर उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने को तरजीह दी। पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ ने उन्हें पैगाम भेजा कि अगर वो इस बात का इकरार कर लें कि आज़ाद हिंद फौज में शमूलियत इख्तियार करके उन्होंने गलती की थी और वो इस पर माज़रत हुआ है, तो उन्हें माफ़ करके फ़ौज में वापस लिया जा सकता है। मगर आज़ाद हिंद फौज के बाद
دیگر مسلمان افسران کے برعکس انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ احمد سلیم لکھتے ہیں کہ فوج میں واپسی کا موقع گنوانے کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے انہیں وزارت خارجہ میں آنے اور بیرون ملک تعینات ہونے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کیا کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ احسان قادر کے بھائی منظور قادر ایک کامیاب قانون دان بن چکے تھے۔ احسان قادر نے بھی وہی راستہ اپنانے کی کوشش کی۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی، لیکن پاکستان کی حالات بہت بدل چکے تھے۔ قانونی پیشے کے باریکیاں اور موشگافیاں احسان قادر کو ایک بڑی سطح کا جھوٹ لگنے لگی۔ منافقت ان کی بس کا روگ نہیں تھا، اس لیے وہ قانون کے شعبے سے بھی دل برداشتہ ہو گئے۔ مگر اس کے ایک وجہ اور بھی تھی۔ ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو فوجی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پائے تھے۔ رہائی کے بعد بھی کچھ عرصے تک انہیں آزاد ہند فوج کی یونیفارم کو ترک نہیں کیا تھا۔ نئی آزاد اسلامی مملکت کا انگریز کمانڈر ان چیف انہیں معافی مانگے بغیر مسلح افواج کا حصہ بنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخرکار انہیں سول ڈیفنس محکمہ شہری دفاع کی ٹریننگ اسکول کے کمانڈنٹ کا عہدہ مل گیا۔ اس نئے کام میں کم سے کم فورس سے ملتے جلتی وردی تو تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہری دفاع کا محکمہ بھی دیگر تمام محکموں کی طرح تقسیم ہند کے بعد سے مسائل سے دوچار تھا۔ اپنے مزاج کے مطابق کرنل احسان قادر نے یہاں بھی بہت محنت کی۔ محکمے کو منتظم کرنے کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر دیا۔ اس دھن میں انہیں ایک بار پھر گھر سے نکلنا پڑا، لیکن اس بار وہ اپنے ہی وطن میں تھے۔ اسکول کے پرنسپل کی حیثیت سے راولپنڈی میں تعینات رہنے کے بعد انہیں کچھ عرصے مری میں گزارنا پڑا، پھر یہ اسکول لاہور شفٹ ہو گیا۔ بعد ازاں وہ سول ڈیفنس اکیڈمی کی کمانڈنٹ مقرر ہو گئے۔ احمد سلیم لکھتے ہیں کہ اس ساری سرگرمی کے دوران کوئی چیز، کوئی جذبہ انہیں اندر ہی اندر بے چین رکھتا تھا۔ ان کی مزاج کی سنجیدگی اب ایک دبے اور خاموش غصے میں بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زبان پر جیسے خاموشی کی مہر لگا لی تھی۔ یہی نہیں، وہ جلد ہی غصے سے پھٹ پڑتے۔ شہری دفاع انہیں شہروں کا دفاع محسوس نہیں ہوتا، شاید وہ غلط جگہ پر آ گئے تھے۔ اسی دوران وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم ابتدا میں کر چکے ہیں، جب فوجی عامر ایوب خان نے ان کی فائل پر لکھا، انہیں بولنے دو، کسی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ سن 1967 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اب ان کا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا۔ آزاد ہند فوج کی دنیا دور کہیں ماضی میں کھو چکے تھے۔ رہائی کے بعد اور تقسیم سے قبل کے 1.5 برس میں وہ ایک کل ہند سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے گئے، لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ خود گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ ایوب خان کے خلاف ایک بے ربطہ اور غیر منظم جدوجہد نے انہیں اپنے اندر اور بھی تنہا کر دیا۔ ان کے بھائیوں میں جسٹس منظور قادر اور جنرل الطاف قادر اپنے اپنے شعبوں میں بہت آگے پہنچ چکے تھے، جنہیں کسی ناکامی کی خلش بھی درپیش نہیں تھی۔ احمد سلیم مزید لکھتے ہیں کہ کرنل احسان قادر کی تنہائی اور فرسٹریشن خود ساختہ نہیں تھی، وہ ایک سچے اور حقیقی مجاہد تھے۔ انہوں نے ایک ہیرو کی زندگی گزاری تھی، نیک نامی کمائی تھی۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غلط حالات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ احسان قادر کو بیوی اور بچوں کی طرف سے سکھ ہی سکھ تھا۔ ان کی بڑی صاحبزادی انگلینڈ میں تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ وہ تشخیص اور علاج کے لیے اپنی بڑی بیٹی کے پاس انگلینڈ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ وطن واپس آ گئے اور 23 سپتمبر 1969 کو حرکت قلب بند ہو جانے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ احسان قادر کی چھوٹی صاحبزادے پروین قادر آغا نے سول سروس میں خدمات انجام دی اور وفاقی سیکرٹری کے عہدے سے سرگوش ہوئیں۔ یہ وہی پروین قادر آغا ہیں جن کا نام پروین شاکر نے اپنے ایک مجموعہ کلام میں بھی منسوب کیا ہے۔ پروین شاکر کی وفات کے بعد انہیں ہی پروین قادر آغا نے پروین شاکر ٹرسٹ قائم کیا اور پروین شاکر کے کاموں اور وراثت کی حفاظت کی۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔